हाँ भाई, माहौल सेट एंड फाइनली आरवाई कम बैक। कैसी रही दिवाली? निकल गया दिवाला? चलो बढ़िया। किसी ने पढ़ाई लिखाई करी थी थोड़ी बहुत? कोई तो होगा। ये सब नालायक निकले क्या? मेरी बातों को इतना सिंसियरली फॉलो करते हो, लेकिन सर सिर्फ नेगेटिव चीजें फॉलो करते हैं, पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। होमवर्क तो आई थिंक मैंने कुछ दिया ही नहीं था। ओके, बहुत शानदार। सेंटर ऑफ मास कहां तक पहुंच गए थे? कुछ याद है? थोड़ा बहुत तो याद होगा कि सन्नाटा साफ है सब, रॉकेट के साथ लॉन्च हो गया। हाँ, याद है कि नहीं है? ठीक है, कितने लोग घर गए थे? बड़ी जल्दी आ गए। लात घूंसे मार के भगाया गया? जैसे घर पहुंचे होगे घर वालों की धड़कनें तेज हो गई होंगी कि तू फिर आ गया क्या? पिछले 1.5 साल में तो तूने खून पिया था। हाँ? फिर पूछते होंगे, हर 2-3 दिन में तुमने तबाही मचाना शुरू कर दी होगी, फिर पूछते होंगे कब जाएगा रे तू? हाँ? कुछ स्टूडेंट्स लगता है कि 1 साल बाद ज्वाइन करेंगे। हाँ? थोड़ी आज स्ट्रेंथ कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी न्यू ईयर, क्रिसमस, छठ और एक दो जो बच्चे हो सब बना के आएंगे एक साथ। चलो बढ़िया हो गया। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली ही क्लास है, मतलब ऑफलाइन मोड में? काफी सारे नजर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, कहाँ थे इतने दिनों से? लखनऊ में? अरे वाह, लखनऊ के नवाब आ गए भाई साहब। बड़े लोग पधार रहे हैं अब। शानदार शानदार। तो भाई देखो, ये जो दिवाली का गैप होता है, इससे पहले वाला फेज 1 और इसके बाद वाला फेज 2। फेज 1 तो तुम्हारा रोने धोने में निकल गया है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन यही सब करने में निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? अब आपके 11th क्लास में लगभग ये मान कर चलिए नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर ही चल रहा है ना? ओके ठीक है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी सिर्फ 3 महीने हैं 11th में। 31 जनवरी को 11th पैकअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 29। चलो 2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो। ठीक है, ठीक। मतलब जनवरी एंड तक पैकअप, मतलब 3 महीने भी नहीं है पूरे आपके पास। ठीक है, अच्छा काउंट कर लिए? 82 डेज हैं। कितने डेज हैं? 82 डेज हैं। ठीक है, लेकिन अब इस सेकंड फेज में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम हकीकत बात करें तो ये जो टॉपिक्स, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स अब फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना? जैसे कि अभी आपका क्या चल रहा है? सेंटर ऑफ मास, इसके बाद आपका रोटेशनल मैकेनिक्स, फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स, एंड उसके बाद फिर आपको फ्लूइड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये रोना धोना जो तुमने किया पिछले 3-4 महीनों में, कभी मेहनत करी, कभी शायद हो सकता है ना करी हो, थोड़े बहुत बैकलॉग्स भी होंगे, किसी का एक आध टॉपिक होगा, किसी का पूरा चैप्टर होगा, किसी के बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ की तो शीट अभी तक एकदम तरस रही होगी कब मुझे खोला जाएगा, देखा जाएगा, है ना? तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस सेकंड फेज में जो गलतियां आप लोगों से फेज 1 में हुई वो सेकंड फेज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, फुली एनर्जेटिक होके आगे बढ़ो। ठीक है, वैसे भी दिवाली का मतलब होता है कि नेगेटिव चीजें जितनी भी हैं उन सबको जीवन से क्या कर दो, एंड अप कर दो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब वो समय आ चुका है कि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लाइक इंडिया टीम। तो अब बस हिट करना शुरू करो कमजोर कमजोर टीमों के खिलाफ। ठीक है, तो अब क्या खोया क्या पाया, इससे अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है उसी में बिंदास तरीके से अपना मैक्सिमम परफॉर्म करो। और अगर तुम अच्छा करोगे अभी, ठीक है, तो थोड़े बहुत अगर बैकलॉग्स भी होंगे, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके ऐसे रह गए हों जिसमें आप अभी एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, या आपने अभी उतना कॉन्फिडेंस गेन ना कर पाया हो जितनी उस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो बिंदास रहो, समय है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है अगर ये आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपके पुराने बैकलॉग्स भी कवर हो सकते हैं जब आपको समय मिलेगा तब। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया और पुराना रोना धोना लगाते रहे कि सर वो टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आता, ये नहीं आता, तो क्या होगा, वो तो पुराना पाप है ही और ये नए पाप और हो जाएंगे और फिर पापों का घड़ा भर जाएगा। फिर तो हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो बी केयरफुल, है ना, सिंपल सी बात है, लंबा सफर है। ठीक है, अगर सफर के शुरुआत में खड़े होकर के देखते रहोगे कि 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, और हाय तौबा मचाते रहोगे, माहौल ऐसा बनाते रहोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आगे जाओगे तुम समय के साथ और मैच्योर होते चले जाओगे। जो चीजें तुम्हें पहले टफ लगा करती थी वो चीजें तुम्हें समय के साथ आसान लगने लगेंगी। तुम्हें नहीं पता होगा अगर तुमने एफर्ट्स किए हैं थोड़े या कम, मतलब थोड़े कम या ज्यादा, अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं अब बता देता हूं कि आपकी जो स्किल्स हैं, थॉट प्रोसेस जो है वो आपकी पहले से बेहतर हो गई होगी। अब आप उन चीजों को, जिन चीजों को उस समय समझने में आपको बहुत तकलीफ हुआ करती थी, वहां पे एक कंपोनेंट करने में ही जान निकल जाया करती थी कि कभी कॉस कर देते हैं कभी साइन कर देते हैं, वो चीजें जो आपको आज से 3 से 4 महीने पहले बहुत टफ लगा करती थी, डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं तो अभी वही सारी चीजें आपके लिए क्या हो गई होंगी, आसान हो गई। अब लगता होगा अरे ये तो बहुत सिंपल बात थी, पता नहीं यार उस समय क्यों समझ में नहीं आई थी। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ जैसे अगर हम पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमारी मैच्योरिटी भी इंक्रीज होती जाती है, और हमारी जो स्किल्स हैं, थॉट प्रोसेस, जो कि एक जे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नए क्वेश्चंस को देख करके हम सोच पाए, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए, वो भी हमारी धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती चली जाती है। तो अगर पुराने कुछ चीजें छूट भी गई हैं, पढ़ाने में भले इतना वक्त लग गया हो, लेकिन जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो गारंटी से बता रहा हूं 3 महीने बाद अगर उन चीजों को रिवाइज करोगे तो विद इन 15 डेज, कितने, 15 मतलब 2 हफ्ते मैक्सिमम, कितने, 2 हफ्ते, विद इन 2 वीक्स आप पूरा का पूरा जो कुछ भी अब तक आपको पढ़ाया गया है उस पूरे को आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई का है, और ऐसा थोड़ी आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, सबको आता है। बस ये है कि थोड़ी बहुत कमियां हैं। ठीक है, कहीं पे किसी की S2 छूटी हुई है, किसी की O2 छूटी हुई है, किसी की पूरी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब सही वक्त आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएं उनको आप ध्यान से पढ़ें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चीजें अब आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आसान। क्या WP आपको आसान लगा? क्या आपसे शीट के सवाल बने या नहीं बने? अभी जैसे सेंटर ऑफ मास में एंटर हुए, हो सकता है अभी तो शुरुआत है सेंटर ऑफ मास की, अभी तो ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे चीजें आपके लिए टफ होने की वजह, लोग कहते हैं कि अरे आगे बहुत टफ चैप्टर आएंगे, लेकिन मैंने तो अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है और लोग अगर जेन्युइनली फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उनको वाकई में आगे बहुत मजा आता है और फिजिक्स उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट बोला करता है कि सर पहले मेरे से शीट में O1 में 10 में से 5 या 6 सवाल बना करते थे, आज मेरे से बहुत आसानी से 7-8 सवाल हो जाते हैं। और जब तक ये सेशन एंड हो रहा होगा तो तुम ही कहोगे कि सर पूरी शीट निपट गई। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो चुकी है। अब आप टफ से टफ चीजों को भी आसानी से सोच पाते हैं, और फिर हम हैं तो फिर क्या गम है, तो बिंदास रहो,
मस्त तरीके से पढ़ाई करो। अगले 3 महीने बिल्कुल इस तरीके से बैटिंग करनी है जैसे T20 के आखिरी के 4 ओवर चल रहे हैं। कौन से ओवर? 4। अब उस समय ये नहीं सोचना है कि विकेट जाएगा या आर या पार की, ये समझ के खेलना है कि सामने कौन है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से तुम्हारा थोड़ा पुराना प्यार भी है, लेकिन वो दगाबाज निकले भाई, है ना। तालिबानियों का पुराना प्यार है अफगानिस्तान, तो तुम्हारे लिए तो फेवरेट कंट्री वही है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें भाई। और भाई ऑनलाइन सब बढ़िया? ये कह रहे हैं सबसे इजी चैप्टर कौन है? जो अब आगे पढ़ोगे सारे इजी हैं। चलिए, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की चर्चा चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि कुछ रिवाइज कराने की जरूरत है। सब कुछ रिवाइज है ना भाई? सब कुछ याद है? इससे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। क्या कुछ स्टैंडर्ड शेप जो हमने पढ़ी थी, क्या उनके सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आपको याद हैं या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट से तो अब हम आगे निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे हम मैकेनिक्स में एंटर होने वाले हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो फिजिक्स तो थी नहीं, उसमें तो क्या था? मैथ्स था। इंटीग्रेट कर लो, एलिमेंट ले लो, 2r/पाई याद कर लो, 4r/3 पाई याद कर लो, ठीक है। तो वो तो मैथ्स थी। क्या थी? मैथ्स। और मैथ्स तो हमारी बचपन से स्ट्रांग रही है अप टू द 10th क्लास। वो बात अलग है कि उसके बाद गजब की बेइज्जती हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम फिजिक्स की बात करें और फिजिक्स हो और वहां फोर्स और एक्सेलरेशन ना हो, तब तक मजा ही नहीं आता। तो डेफिनेटली अब हम सेंटर ऑफ मास के उस पार्ट में एंटर होने वाले हैं कुछ देर बाद, जिस पार्ट में हम कह सकते हैं हाँ कि यही फिजिक्स है। क्या है? यही फिजिक्स है। और आपको याद होगा जब मैंने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला? RCM, M1r1 + M2r2। मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा था। अरे लिखा था क्या? मैंने उस समय ये बताया था फॉर्मूला कहां से आया? मैंने तो सिर्फ आपको यह सिखाया था कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। मैंने कहीं पर ये जिक्र ही नहीं किया कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से आया। मैं बहुत आराम से बिना बताए निकल गया, तुम भी शांति से बैठे रहे। लेकिन अब हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला यहां से आया था, ठीक है। आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, फॉर्मूला याद है? क्या कोई नया फॉर्मूला है क्या? क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर चुके हैं? फॉर्मूला तो सभी को याद होगा ना भाई। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन कराया जाए तो कर पाओगे? तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर जनाब। कौन है भाई? किसका मोबाइल रिंग कर रहा है? कौन है? तुम्हारे पास कोई अच्छी रिंगटोन नहीं है क्या? देखिए ये M1 और ये M2, ये एक एडवुड मशीन, क्या ये देखी है पहले कभी? पुराना रिश्ता है इसके साथ तो हमारा, पिछले जन्म का, ठीक है। अभी भी मतलब है, गजब। चलो उल्टा कर लेते हैं। M2, M2 जो है वो हैवी है, और M1 क्या है? और ऑब्वियस है, एक हैवी है तो दूसरा क्या होगा? लाइट ही होगा, ठीक है। इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन लिखे फाइंड, सवाल चल फटाफट सॉल्व करने होंगे भाई। जो नहीं करेगा उसका क्या किया जाएगा पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अर्थ अग्रवाल बोल रहे हैं सर बोर्ड क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो आके क्लियर कर दो ना। पोछा लगाओ जल्दी से, अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ बात हुई थी भाई डिब्बे डिब्बे लाने के लिए। मैं तो सोचा था एंटर करूंगा तो बाहर डिब्बों की लाइन लगी होगी, नाम लिखवा रहे होगे मेरी तरफ से मेरी तरफ से। गजब बेइज्जती है यार ये तो। कितने लोगों का जीरो आ गया? एनी वन ऑफ यू जीरो? नहीं आया जीरो?
देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, समय समाप्त। कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? अटेम्प्ट तो किया ही होगा। चलिए देखिएगा, मैंने मान लिया ऑब्वियस सी बात है ये हैवी मास है, तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, ऊपर या नीचे? इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, ए। और सपोज इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, ए। मानने में क्या जा रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या सेम होगा? क्या उसकी वैल्यू भी तुम्हें याद है? नहीं याद है तो तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि एनएलएम से बहुत बार कैलकुलेट करते हुए आए हैं। m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। कोई ये पूछना चाहेगा ये कहां से आया है? पूछो तो सही एक बार। सहमत हो? ठीक है भाई, यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए होंगे। तो बस आगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, m1 a1 प्लस m2 a2, तो वहां पर a1 और a2 क्या विद प्रॉपर साइन रखना चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वेक्टर है। क्या है? तो मान लो जनाब, ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं और एक डायरेक्शन नेगेटिव, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जरा बताना इसके लिए क्या लिखोगे, m1 इंटू a1। अरे सही लिखा है। इसके लिए क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस m2 इंटू a2 की वैल्यू प्लस है या माइनस है? अरे सही लिखा है क्या, डिवाइड बाय व्हाट, m1 प्लस m2। क्या यहां तक सही है क्या? मुझे लगता है ए की वैल्यू शायद हमें पता है। क्या हमें पता है क्या भाई? तो जरा ध्यान से देखना जनाब, यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस ए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद क्या ए की वैल्यू ये पुट कर दी जाए यहां पर? अगर इस ए की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो बताना ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन रहा है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। लेकिन बाहर क्या है, नहीं आया समझ? क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? जरा एक बात बताना जनाब, अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये टर्म तो क्या बन गया, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा है, नेगेटिव। तो इस गिवन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहां पर है, ऊपर है या नीचे है? ऊपर है या नीचे है? क्या हमेशा नीचे रहेगा? चाहे m1 और m2 की वैल्यू कुछ भी रहे, शर्त एक है, बस बराबर नहीं होने चाहिए। शर्त एक है कि बस बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बराबर नहीं है तो इन ऑल द सिचुएशन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड? पक्का मानते हैं इस बात को? चाहे m1 ज्यादा हो या फिर m2 ज्यादा हो, ये तो ओवरऑल टर्म हमेशा ही क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ टेंशन T है और यहाँ भी टेंशन क्या है, T, यहाँ T और T, तो यहाँ पे क्या है, 2T। अगर मैं इस पूरे को देखूं, ध्यान से देखना, इस पूरे गिवन सिस्टम के ऊपर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है? एक तो m1 प्लस m2, ये फोर्स किसने लगाया, धरती माँ ने लगाया। कितना, m1 प्लस m2g। एक बात बताना, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे है? हाँ, अगर नीचे है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा या ऊपर वाला? अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, गारंटी है इस बात की कि m1 प्लस m2 इंटू जी की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2t। मैथमेटिकली प्रूफ करोगे तो जान निकल जाएगी, लेकिन देख करके तुरंत बता सकते हैं। 2t, टी क्या है यहाँ पे, टेंशन। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा, if m1 is not equal to m2, if m1 is not equal to m2, then for a given system, then for a given system, acceleration of center of mass, acceleration of center of mass will always be in the downward direction.
और करोगे क्वेश्चन? अच्छा बताओ फिर। यहाँ पे एक ब्लॉक है ए, जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, क्या दिखाई दे पा रहा है? और यहाँ पर एक ब्लॉक है 2 kg का। कितने केजी का बेटा? 2 kg का। ठीक है, ये हवा में लटक रहा है लाइक यू। ये रस्सी आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुले, सिस्टम को रिलीज किया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट। एक स्टूडेंट लिखने से छुट्टियों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, वैसे कौन सी होती थी? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। एक बात बताओ, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है, क्या है? ए। मेरा साथ देंगे सभी गरीब भाई बंधु, ध्यान से देखेंगे। अगर इसका एक्सेलरेशन बेटा ए है, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? है? क्या बात कर रहे हो? पक्का सहमत हो? अगर आपसे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पूछ ली जाती तो क्या सवाल सॉल्व हो जाता? क्या इस तरीके के सस्ते सस्ते सवाल हम कहां सॉल्व कर चुके हैं? इंडिविजुअल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या? पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? पुलिंग फोर्स। यहाँ पे 20 है, क्या यहाँ कोई रोकने वाला फोर्स है? खींचने वाला फोर्स कितना है? 20। रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो नेट पुलिंग फोर्स 20/3। क्या ये सभी को समझ आया? कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई है? जिन लोगों को समझ में नहीं आई है वो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे टेंशन क्या है? टी। यहाँ पे भी टेंशन क्या है? टी। इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, इक्वेशंस लिखो, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ गया है? अबे अभी कहाँ आ गया? ए पूछा है, एसीओ में पूछा है। एसीओ में पूछा है, जरा ध्यान से देखना, ये ब्लॉक किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है? और ये वाला ब्लॉक, तो जरा ध्यान से देखना, एक्सिस का ध्यान रखें। लोग कहते हैं अरे सर हो तो गया, मैंने कहा कैसे हो गया? लोग कहते हैं अरे लो सर अभी कर दिया मैंने तो, कैसे? मैंने कहा 1 × A प्लस 2 × A/3। सर ए की वैल्यू 20/3 रख दो। ऐसा कितने लोगों ने किया? जल्दी बता दो फटाफट। ऐसे किया या नहीं किया? नहीं। अच्छा माइनस लगा दूं यहाँ पे? अब सही है क्या? पहला ऑप्शन यही दिया होगा जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि ए क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर या वेक्टर? अभी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? और बी का किसके अलोंग है? तो क्या एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वाले एक्सेलरेशन को डायरेक्टली जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। बी केयरफुल। इसके लिए क्या लिखोगे? 1 × A। क्या समझ में आ रहा है? ए आई कैप। क्या लिखोगे? ए आई कैप। इसके लिए क्या लिखोगे? माइनस, या ऐसे लिख लो 2 × A। लेकिन ए क्या लिखोगे? जे कैप बटे 1 + 2 दैट इज व्हाट? 3। क्या लग रहा है? कुछ समझ आ रहा है? हवा लग रही है? अबे एसी की नहीं, ये वाली हवा लग रही है, नहीं लग रही है? तो जल्दी से बताना, ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 20/3। तो 20/9 को इज्जत के साथ बाहर लिख देता हूं, अंदर लिख लेते हैं क्या? आई कैप माइनस के 2 जे कैप। दिस इज द आंसर। कोई है बंधु, महाबंधु, जिसका आंसर सही आया था? बहुत बढ़िया, शानदार। गलतियां तो नहीं करोगे? जोड़ वोड़ तो नहीं दोगे सब? ये इसके बाद यहाँ कैसे पहुंचे ये पूछना चाहोगे? पूछो तो सही एक बार। देखो, आपको इंडिविजुअल बॉडीज का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आता है, ये आपको किस में सिखाया गया था? एनएलएम में। अब मैं यहां पे लेकर के आ गया एक नया टर्म, एसीओएम। तो अगर किसी को ए निकालना आता है तो मैं यहाँ पर सवाल को अगर और टफ बनाना चाहूं तो 2-3 पुली लगा दूंगा, 2-3 ब्लॉक लगा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है? यही तो कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता। तो भी आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? बहुत आसानी से कर लेंगे। और यहाँ से इससे रिलेटेड आपसे कुछ बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बस जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहेगा जनाब? ओके, चलिए आगे बढ़े।
तो रॉकेट वॉकेट चलाए कि नहीं? पूरे इलाके में धुआं धुआं किया कि नहीं? नहीं किया? नाम डुबा रहे हो तुम। और स्कूल का वो दोस्त मिला था, बेइज्जती कराई है, करा के आ गए? बेइज्जती करा के आ गए अपनी, कि उसकी करके आ गए? लग तो नहीं रहा शक्ल से। चलो छापना शुरू करो। क्या लिखा है ये? क्या बात है। बस मैं पूछता जाऊंगा, तुम बताते जाओगे, ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें पता है, ठीक है? लीनियर मोमेंटम अभी बात कर रहा हूं। फॉर अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल है तुम्हारी तरह, क्या कॉम्प्लिकेटेड? फॉर अ सिंगल पार्टिकल, या ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक पार्टिकल है और उसका मास है m, क्या है मास? m, और उसका वेलोसिटी वेक्टर ये है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका मोमेंटम बताना, क्या होगा? बोलो। ज्यादा लड्डू खा लिए लग रहा है, डर लग रहा है कि ज्यादा तेज बोला निकल ना जाए बाहर। हाँ? क्या होगा मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। पक्का? देखो मुझे नहीं आता, मैं तो भूल गया हूँ यार, 7 दिन से नहीं पढ़ाया, तुम खुद सोचो यार, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मतलब ठीक है? इतनी मिठाई खाई है घर बैठ के, घर वाले कहते जाएगा कि नहीं जाएगा तू? ठीक है, सुबह उठता था 11 बजे, कहते ये क्या पढ़ाएगा, खुद 11 बजे उठता है। मैंने कहा 11 बजे तक 4 क्लास ले लो, शकल से लगता नहीं है तू। मोमेंटम कितना? मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ स्केलर और वेक्टर। क्या वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी। वाह यार, वंडरफुल, बोलते जाना बस, ठीक है? जैसे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? क्या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या वही डायरेक्शन होगा? मतलब डायरेक्शन इज अलोंग कौन सा वेक्टर? पक्का? इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में टोपी लगा के भी लिखा जा सकता है। कौन सी टोपी? क्या समझ पा रहे हो? वंडरफुल। ये डायमेंशन मत समझ लेना। आगे ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? यूनिट 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 तो लिखवाऊंगा नहीं, डायमेंशन भी नहीं लिखवाऊंगा, फालतू की चीज है वो तो। ये जो आपने पार्टिकल का मोमेंटम निकाला है, ये फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? मतलब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? बिल्कुल सही बात। देखो मास तो हर फ्रेम में सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो दुनिया के अलग अलग फ्रेम से अलग अलग। जैसे अभी इसका मोमेंटम पूछो भाई साहब क्या है, तुम कहोगे 0। तो मैं ट्रॉली पे बैठा दी, लात मार दी ट्रॉली में, ट्रॉली आगे जा रही है, कहाँ जा रही है? आगे। तो उस ट्रॉली से देखोगे तो ये रुका हुआ दिखेगा, चलता हुआ? तो चलता हुआ तो उसका मोमेंटम 0 दिखेगा, नॉन 0? तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फ्रेम चेंज हुआ, तो मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो हम ये कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन, सब आता है तुम्हें? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बहुत अच्छी। अब बात कर रहे हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी तो किसकी बात करी थी? एक पार्टिकल की, कि सिंगल है, लेकिन अब सिंगल नहीं मल्टीपल है। मतलब सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल नहीं है, दो भी नहीं है, तो सोच बढ़ाओ थोड़ी वे। दो तक ही अटके रहोगे क्या? सोच बड़ी रखनी चाहिए, कम से कम सेंचुरी तो लगानी है। फोकस फोकस, ठीक है? M1, M2, M3, इस तरीके से एक सिस्टम है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कितने हैं? 3, ठीक? 4 कर लेते हैं, नहीं नहीं 3 ही सही है, 4 में थोड़ा डायलॉग अच्छा बनता है। V1, मान लो इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी वेलोसिटी है V2, और इसकी वेलोसिटी है मान लो क्या? V3। ये 3 पार्टिकल हैं, चल रहे हैं अपनी मौज मस्ती में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सर ऐसा कोई एग्जांपल देना। हाँ दे देंगे। ये क्या है? हवा। हवा में क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। एक है, बहुत सारे हैं? क्या सारे एयर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे? नहीं,
रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा होगा। तो किसी समय पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये बताओ इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। हमने कहा बहुत आसान है, हमने कहा बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कुछ नहीं करना, क्या करो, सबका इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल लो और सबको क्या कर दो, ऐड। स्केलर एडिशन या वेक्टर एडिशन। तो हमने कहा इफ यू वांट टू राइट डाउन द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखना है, पहले वाले को पकड़ो, बोल निरीक्षा क्या है, v1 m1 इंटू v1, तू बता m2 v2। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई रॉकेट साइंस चल रही है? m3 इंटू v3। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ? यहां तक तो सबने लिख लिया होगा। अरे लिख पा रहे हो या नहीं? अब जरा ध्यान से देखना, डिवाइड बाय, मन कर रहा है बस ऐसे ही, इसका m1 प्लस m2 प्लस m3। क्यों सर डिवाइड किया? अरे रुक जाओ, जिससे डिवाइड किया अगर उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? टोटल मास से डिवाइड और टोटल मास से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? सर ऐसा क्यों किया? जैसे ही ये लिखा वो चमक गया, दिमाग की घंटी बजी, टन टन। क्या बजी? जरा ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा है ये कोई अपना पुराना भाई बंधु है क्या? इससे पहले कहीं देखा था क्या? ये आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखाई दे रही है? तो हम ये बोल सकते हैं भाई साहब ये VCM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? VCM। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ आ गई, और ये क्या लिखा हुआ है ये है? तो अगर आज के बाद आपके पास कोई सिस्टम है और उसमें अनगिनत नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो रेदर देन टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या? सुनिएगा भाई, M कैपिटल M इंटू VCOM। कैपिटल M इज व्हाट? और VCM इज व्हाट? मैं नहीं लिख रहा, बताइए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये याद रहेगी बात? मतलब हम इसी स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, इसी बाद में लिखते रहना, छापो मत, छपाई पे बहुत फोकस। मतलब आज के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो उसका टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आई कैन एज्यूम कि टोटल मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ है, और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? VCM से चल रहा है। सर आपने जो स्टेटमेंट बोला सुनने में अच्छा लगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, अभी आ जाएगा समझ। मान लो तुम्हें एक रॉड दे दूं, क्या दे दूं बेटा? रॉड। क्या देख पा रहे हो? देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो इस समय इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है? ओमेगा। अरे क्या है बेटे? ओमेगा। अब आपसे पूछा गया फाइंड, मैंने कहा अच्छा मोमेंटम ऑफ रॉड। अब तुम इस वाले मेथड से कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो अगली दिवाली आ जाएगी, क्योंकि इस रॉड में एक पार्टिकल है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और वो तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है, इस रॉड का मान लो टोटल मास कितना है? m। तो आप ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कहां रखा है? रॉड के सेंटर ऑफ मास पर। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे होता है? मैंने सुना है तुमने सर्कुलर पढ़ा था, तो जरा ध्यान से बताना, ये पॉइंट यहां से L/2 दूरी पर है। अगर मैं आपसे इसकी वेलोसिटी पूछ लूं, क्या पूछ लूं? वेलोसिटी। क्या आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता पाओगे? बताना, क्या लिखोगे? R इंटू ओमेगा। R वो रेडियस जिस रेडियस में घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में घूम रहा है? हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं L/2 इंटू ओमेगा? तो हम यहां पर ये एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास यहां रखा हुआ है और ऐसे चल रहा है। तो बताना मोमेंटम ऑफ क्या लिखोगे रॉड? क्या लिख पाओगे? M इंटू L/2 इंटू ओमेगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी पूछ लेता तो नहीं आया ना, कसम से नहीं आया। ये कहां से आया? समझ में आया? V बराबर होता है R इंटू ओमेगा। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है? तो आज के बाद अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जस्ट चिल। क्या करने का भाई? क्या करने का? नहीं, चिल तो करेंगे लेकिन आंसर तो निकालेंगे ना पहले। We can assume the whole mass to be concentrate at the center of mass. Note down this.
इंस्टेंट पे निकालेंगे, इंटरवल में कैसे निकालोगे? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। याद तो क्या ही करना है। पता चला हाथ पे गोद लिया। एक भाई साहब पूछ रहे हैं माइनस जे कैप कैसे आया? कोई बताएगा भाई साहब ये माइनस जे कैप कैसे आया? अबे एक गरीबों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप होता है। सवाल इतना अच्छा पूछते हैं, मोटिवेशन बहुत। छाप लिए बेटा? अबे जल्दी बनाओ कि रॉड के काट के निकालोगे बाहर। लाइनें भी ये बनाएंगे ना, गिन के ही बनाते हैं ये। कितनी बनी है बीच में? 1 2 3 4। एक ना कम ना एक ज्यादा, स्केल से नाप नाप के। पता नहीं क्यों साइंस ले ली, आर्ट्स लेने ली थी। बनाते रहते हैं आराम से, फूल पत्तियां नदियां नाले बनाते तुम तो। तुम्हारे लिए तो नदियां कहाँ होगी। हाँ लिखो लिखो यार, लिखो जल्दी से, स्टेटमेंट लिखो फटाफट। टू कैलकुलेट द momentum for the system of particles, to calculate the momentum of the system of particle, we can assume the whole mass, we can assume the whole mass to be concentrated at center of mass and moving with VCOM, and moving with VCOM। VCOM का मतलब, next statement, in center of mass frame, in center of mass frame, the total momentum of system of particle, the total momentum of system of particles will always be equal to zero, will always be equal to zero। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला गया है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? दुनिया में एक ऐसा फ्रेम है और बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेम है, आगे जाकर के डिटेल में चर्चा भी करेंगे इस फ्रेम की। कौन सा फ्रेम? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये फ्रेम बड़ा फेमस है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेम है कि इसके फ्रेम में पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस पर बैठ गए और फिर इसी से पूछे बता तेरी वेलोसिटी क्या है तुम्हें पता है फॉर्मूला ये है तुम्हारे सामने, टोटल मोमेंटम m इंटू VCO। अगर किसी और फ्रेम में चले गए तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट फ्रेम, अरे बोलोगे या नहीं? मान लो किसी और फ्रेम में चले गए, ट्रॉली पे बैठ गए, अब ट्रॉली से देख रहे हैं सिस्टम को, बता भाई ये सिस्टम तेरा मोमेंटम क्या है? तो ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली। लेकिन वो ट्रॉली तो छोड़ो, गरीबी थी, तो सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए और फिर पूछो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो क्या आएगी? जीरो। तो ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा फ्रेम है कि जिसके फ्रेम में ऑलवेज बोला गया है, क्या बोला गया है? कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ज्यादा ना जोमेटो 500 रुपए ऑफ 2000 का कोई ऑफर नहीं है भैया। ऑलवेज, हमेशा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या मिलेगा? जीरो। क्या सहमत हो? ये चर्चा करी हमने मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। आगे इसका यूज आएगा, अब देखते हैं आगे। काइनेटिक एनर्जी सुनी है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा,
अभी तो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर अ वही सिंगल पार्टिकल, एक अगर पार्टिकल है, तुम बता देना मेरे को, वैसे तो मैं बताता नहीं हूं लेकिन चलो ठीक है, गरीबी है तो लिख दे रहा हूं। एक एम मास का पार्टिकल v से मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को लिखने का तरीका एक ये भी होता है ऐसे, हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट यूनिट तो तुम्हें पता ही है, बहुत काइनेटिक एनर्जी के बारे में तुमने बहुत पढ़ा है। कहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही कैलकुलेट करते रहे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखना, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर बाय 2m। समझ आया, पी क्या है, मोमेंटम किसी पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल की बात चल रही है। फॉर अ पार्टिकल पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे 2m। क्या ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये किसी एक पार्टिकल के लिए, किसके लिए, पार्टिकल के लिए। मतलब अगर आपको उस पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, पी स्क्वायर बाय 2m करके, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बात करूं, जो कि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, मतलब आपके सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल है या बहुत सारे हैं, अलग अलग दिशा में मूव कर रहे हैं, और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, क्या इंडिविजुअल हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते चले जाएं। तो देखना जरा ध्यान से, इससे पूछा भाई तू अपनी काइनेटिक एनर्जी बता, तो ये क्या बोलेगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। इससे पूछा तू बता, इसने क्या बोला, हाफ m2 v2 स्क्वायर। इससे पूछा अपनी बता, हाफ m3 इंटू v3 स्क्वायर। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यहां पर लोग क्या कहते हैं, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, उनका कैसे, हाफ टोटल एम इज व्हाट, टोटल मास इनटू VCOM का स्क्वायर। अगर आपने इस तरीके से लिखा तो ये एक्सप्रेशन यहां पे क्या है, गलत है। आप इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पर। मोमेंटम में तो चल जाएगा लेकिन यहां नहीं चल पाएगा। सर क्यों, वैसे अगर आप देखो ध्यान से तो देख करके समझ भी आ रहा होगा। एक बात बताओ, VCOM ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो तुम वैसे भी यहां पर कभी पहुंचने वाले नहीं। नहीं आई मेरी बात समझ, अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन एक बात इसको याद रखना कि अगर हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे मास को कहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, सेंटर ऑफ मास पर, और फिर कह दो देख लो आप। ऐसे में आपको बहुत सारे रीजंस बता सकता हूं, जैसे अभी यहाँ पे फैन लगा होता, मान लो वो रहा फैन, ठीक है, इस फैन को मैं चला दूं तो फैन के ब्लेड्स पर जो भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक बात बताना, फैन का जो सेंटर है, सेंटर क्या वो चल रहा है, अरे चल रहा है क्या, बताओ दौड़ रहा है क्या, वो जो सेंटर है फैन का, सेंटर मिड पॉइंट, वो तो हमेशा वहीं पर है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन जीरो है क्या उसकी, नहीं है। हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास अपनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरा भाई ये स्केलर एडिशन है, क्या है एडिशन, स्केलर एडिशन है। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो। जीरो एक ही केस में हो सकती है,
जब सारे के सारे पार्टिकल क्या हो, रेस्ट पे हो। अगर उनमें से किसी एक ने भी धोखा दे दिया, किसी एक ने भी धोखा दे दिया, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। देखना अभी समझ आओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नोट कर लो इसको। क्या लगता है, बता पाओगे? बताओ फिर जल्दी से। करो करो सभी, कैलकुलेट करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सवाल दिया गया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस मत बढ़ा देना। इंटीग्रेट कर रहे हो क्या बैठ के? अगर मैंने ये सब भी नहीं पढ़ाया होता तो भी ये सवाल हो जाता। ठीक है, इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। वहां भाई का है हमारे साथ जो बैठता था, ये रहा ना। नहीं पता? अबे ओ लंगूरो, क्या निकाल रहे हो? आया नहीं क्या? बैठ क्यों जाते हो, बता तो दिया करो। जीरो? और ये क्या आ रहा है? हैं? क्या बात कर रहे हो? ये जीरो और ये 24। क्यों भाई, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए? या देखेंगे ध्यान से, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो ये है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का लिख लो, 2 into 4। इसका क्या लिखोगे, 4 into +2 या -2 बटे टोटल मास। ये क्या आ गया, जीरो। अरे आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से देखना, इसको निकालने का एक और तरीका था, क्या निकाल लो, VCM। क्या निकाल लो, VCM। VCM भी इसी तरीके से निकालोगे, M1V1 प्लस M2, ये वाला आएगा, सिर्फ ऊपर वाला टर्म आएगा। तो उसमें भी आप क्या लिखते, 2 into 4 प्लस 4 into -2, कितना आ जाता, जीरो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा, जहां भी, कहां होगा पता नहीं सर, लेकिन जहां भी होगा, क्या वो कभी मूव करेगा, रेस्ट पे है। किस पर है, रेस्ट पे। क्या इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर रहे हो लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास मूव ना कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं? अगर ये लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखते, इंडिविजुअल इससे पूछेंगे भाई तू बता अपनी काइनेटिक एनर्जी, क्या बताएगा, हाफ 2 into 4 का स्क्वायर। फिर इसके पास गए, भाई तू भी बता दे अपनी कितनी आ रही है, 24 जो। तो देख लो VCM जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं। तो अब तुम्हें वैसे समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है। तो यहां से पता है हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, क्या जीरो है, मोमेंटम जीरो है, ध्यान से सुनना गरीब भाई बंधु, क्या जीरो है, मोमेंटम, तो इट डजंट इंप्लाइज कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। हो भी सकती है और ना भी हो, जैसा कि ये केस। अरे देखा या नहीं देखा, मोमेंटम जीरो इसलिए है क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट।
दूसरा, लेकिन इसका उल्टा वाइस वर्सा जो है वो ट्रू है। क्या? अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगी? है जब सारे के सारे क्या हो रेस्ट पे, किसी एक ने भी धोखा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और ये तभी संभव है जब सब के सब रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। तो गारंटी है कि इस केस में मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को याद रखना। लोग यहां से, और ये वाला जो फॉर्मूला है, लोग कहते हैं सर ये वाले फॉर्मूले से तो मेरा आंसर जीरो आ रहा है। देखना सर, मोमेंटम जीरो। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? फॉर अ सिंगल पार्टिकल। क्या फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपके एक से ज्यादा हुए तो क्या ये वाला फॉर्मूला चलेगा? क्या नहीं। इस फॉर्मूले से आप किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लेकिन किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते। क्या ये बात याद रहेगी? तो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यही है कि टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी हम कभी भी ये एज्यूम नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पर। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे लेकिन सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी हो। तो लिखो इस स्टेटमेंट को फटाफट। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, to calculate the kinetic energy, to calculate the kinetic energy, we can't assume, we can't assume the whole mass, we can't assume the whole mass is concentrated at COM. क्या लग रहा है, कोई बहुत बड़ी बात करी है क्या? कुछ नहीं करी। मैंने कहा कि देखो मोमेंटम का, जब लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आप ये एज्यूम कर लो कि सेंटर ऑफ मास पर हमने मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आए तो ये सही है गलत है? कुछ भी नहीं। कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज के लिए ऐसा कर सकते हो, लेकिन हर बार कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा किसके लिए कर सकते हो? मोमेंटम। एक और था जिसके लिए कर सकते थे, मैंने वर्क पावर एनर्जी में बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर ऑफ मास पर। वहां पर एक क्वेश्चन भी कराया था, एक रॉड रखी हुई थी, देखना ध्यान से, ठीक है, याद है? आप उन सब केसेस में कर सकते हो जहां पर लीनियर एक्सप्रेशंस आ रहे हो। कौन से एक्सप्रेशंस आ रहे हो? लीनियर। जैसे मास m इंटू ए, m इंटू वी, इस तरीके के लीनियर एक्सप्रेशन आ रहे हो। जहां स्क्वायर स्क्वायर आ जाते हैं, जैसे एम वी स्क्वायर, इस तरीके के एक्सप्रेशन में आप नहीं कर सकते। तो मैं बोल सकता हूं अगर आप लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी तो ये गलती मत कर देना, पहले बता दिया। आगे जाकर के तुम ये गलती करोगे, अरे सर, मैंने कहा सर सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्या जीरो होगी? हो भी सकती है और नहीं भी, कुछ भी हो सकता है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो क्या इसका मतलब यह है कि उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल रेस्ट पर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या यहाँ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है? क्या ये भी कर रहा है? लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पर है। मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे था और यहाँ लगा दिया झंडा, क्या झंडा हमेशा यहीं लगा रहेगा? क्या आगे पीछे मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि VCOM क्या है? जीरो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और छोटा सा एक्सप्रेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिलेटिव
देखिएगा भाई, जैसे अगर मुझसे ये बोला जाए मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसकी फील लो इस एक्सप्रेशन की, क्या लो? फील। तो ये फील आपकी क्या कहती है? तो फील तो बहुत कुछ कह रही है। इसका मतलब ये है कि किसके फ्रेम में? बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं और ए से पूछ रहे हैं बता तेरा मोमेंटम क्या होगा। अरे यही तो मतलब है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखने का तरीका है, किसका मोमेंटम निकालना है, ए का या बी का? तो मास ए का ले या बी का, या ए प्लस बी दोनों का ले? मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में या बी के फ्रेम में? बी के फ्रेम। तो ये होता है। लोग क्या करते हैं, रिलेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा होता है उन लोगों ने, तो हर जगह क्या करते हैं, सर मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है मोमेंटम ऑफ ए माइनस मोमेंटम। पीछे वाली जनता सोच रही है ये क्यों नहीं किया, क्या ये सही है गलत है? आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है ए में से बी के मोमेंटम को क्या कर दो, माइनस। लेकिन इस एक्सप्रेशन को पढ़ के देखो तो अपने आप फील आ जाएगी। पढ़ो, मोमेंटम ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी, उसका मतलब क्या हुआ? बी पे बैठ के देख रहे हैं किसको, ए को, और उसका मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो जिसका मोमेंटम निकाल रहे हो उसी का मास लिखोगे ना भाई, और वेलोसिटी उसी की होगी, लेकिन उसके फ्रेम में होगी जिसके फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हो। क्या ये याद रहेगा? तो गड़बड़ तो नहीं कर दोगे ये वाला? ये दो स्टेटमेंट लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा विच वन इज करेक्ट, और तुम नीचे वाला टिक करके आओगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव में पढ़ाया गया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होती थी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जो वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में होता था वही दुनिया में हर जगह होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया तो ये होगा मोमेंटम ऑफ ए माइनस मोमेंटम ऑफ बी। सही है बेटा? करोगे क्या ऐसी गलती? बिल्कुल भी मत करना। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सस्ता सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप गलत आंसर दें। देखते रहो। देख रहे हो कौन है ये? अबे ब्लॉक है, यहाँ भी कुछ और दिख रहा है तुम्हें? ये कौन है? बी। फाइंड ए पार्ट। तुमने एसी वेसी बंद करा दिए क्या? बहुत ठंड लग रही है तुम्हें, चद्दर और कंबल लेके आया करो तुम अपने। चलवाओ वे, चलवाओ जल्दी। मोमेंटम ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। आज कर पाओगे? सेम आ रहा है क्या दोनों का आंसर? क्यों भाई, नहीं आ रहा? अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट आ रहा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। कितना कर रहे हो? निपट जाएंगे। पहले कितना था? 30। 30 वट्टी मत करो, 24 रखो, 24। हाँ, यहाँ का ऑन कर देना भैया, उधर का रहने दो, इधर का कर दो। ये तो गरीब लोग हैं वैसे भी, ठीक है? इधर वाला, ये लंगूर लोग हैं थोड़े से। यहाँ चिल्ड रखा करो एकदम, बहुत हॉट है ये। अभी ज्यादा भाव नहीं, ठीक है? इतने में इतना ही मिलेगा बस भैया। दो ठंड वंड लगती है तो जैकेट वैकेट पहन के आओ। नहीं है जैकेट तो चद्दर तो होगी, हॉस्टल वाले से मांग लेना। ओढ़ ओढ़ के आया करो, आराम से बैठा करो, ठीक है? हाँ भाई, सवाल सॉल्व हो गया क्या? जैसे ए पार्ट में कितने लोग हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए? बताएंगे थोड़ी आपको। मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, किसका मास लिखेंगे? ए का।
और वेलोसिटी किसकी, ए की, बी की नहीं लिखेंगे, ए की लिखेंगे, लेकिन किसके फ्रेम में, अगर बी इसको देखेगा तो कितने से चलता हुआ दिखाई देगा, क्या दो को उल्टा करके जोड़ दें, 6, कितने से 6, तो 2 इंटू 6, आई कैप 12 आई कैप। नहीं आया समझ? अगर मैं आपसे ये पूछ लेता मोमेंटम ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी 4 लेकिन चल तो कितने से रहा है, 6 से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इंटू 6 प्लस आई कैप माइनस आई कैप, कितना आ गया, सही था क्या? तो क्या अगर कहीं कल कोई ये लिख करके दे दे कि भाई साहब ये वाली चीज जो है वो जे वाई होती है, कौन सी वाई, जे वाई, तो जे सही है गलत है, यूं डिब्बे में बंद करके और लिखिएगा। क्या लगता है आगे बढ़ा जाए? देख लो एक बार पेज पलट लो, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें काम की बात इतनी है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हैं टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली बात, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है जीरो, लाइक योर मार्क्स इन फिजिक्स जीरो। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी हम हाफ टोटल मास इनटू वीसीएम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, जैसे अब तक कैलकुलेट करिए, इंडिविजुअल सबकी कैलकुलेट करेंगे, सबका क्या कर देंगे समेशन। क्या किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है, कब, शर्त है जब पूरे सिस्टम का हर एक पार्टिकल क्या हो, अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो है, लेकिन इफ द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो देन मोमेंटम मस्ट बी जीरो। क्या बात कर रहे हो, सहमत हो? बस यही पढ़ा है इतनी देर में, और रिलेटिव में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस समझाने का तरीका था और तो कुछ भी नहीं है। सहमत हो? मोमेंटम इज ए स्केलर और वेक्टर। अच्छा, कौन है स्केलर? स्केल से नाप देंगे, यही बता रहे हैं तुम्हें, स्केलर। और काइनेटिक एनर्जी इज अ, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी है? ठीक है, तो आज फिर पढ़ेंगे दोबारा से, लिखें।
छाप लिया? छापो छापो और प्रार्थना प्रार्थना लिख लो साइड से। देखें, समझना भाई, अब मजा आने वाला है। अच्छा, क्या बोतल में क्या रख के लाए हो तुम लोग? हर इक्वल इंटरवल पे एलन की बोतल चुरा ली है क्या तुम लोगों ने, सेम सेम कलर की? देखिए ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसके लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर एक पार्टिकल ना होकर के एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन उस एन की वैल्यू अभी अपन ने कितनी ले ली है? 3। लेने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 से ही काम चला रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, इस ये रहा आपके पास पूरा एक सिस्टम, ठीक। मैं यहां पर M1 के पास गया, तो M1 से मैंने धीरे से पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है, तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है? तो M1 ने कहा तुम्हें हमारे ऊपर नेट फोर्स पता है क्या? तुमने कहा पता है। हमने कहा F1 है। तो उसने कहा निकाल लो फिर क्या है, F1 बराबर M1 इंटू A1। ये कोई पूछने वाली बात है? लेकिन जरा ध्यान से देखना, इस M1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? एक तो M2 और M3 लगा सकते हैं, और M2 और M3 जो इसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे वो इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स होगा। क्या आप ये डिफरेंस समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होता है? इंटरनल का मतलब सिस्टम के अंदर, वाह भाई वाह। एक्सटर्नल मतलब सिस्टम के बाहर। अरे इंटरनल का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसका एक्शन भी और रिएक्शन भी दोनों ही सिस्टम के क्या हो? अंदर हो, उसे इंटरनल बोलते हैं, है ना सर? अंदर वाला तो इंटरनल, बाहर वाला तो एक्सटर्नल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस M1 के ऊपर एक तो इसके पड़ोस वाले भाई बंधु फोर्स लगा रहे होंगे। कौन लगा रहे होंगे? पड़ोस वाले। कौन कौन? M2 और M3। और बाहर से आप में से कोई भी हो सकता है कि इंडिविजुअली इनके ऊपर फोर्स लगा रहा हो। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम M1 की बात कर रहे हैं तो M1 पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल, उन सबका वेक्टर समेशन कर दो। उन सबका क्या कर दो? वेक्टर समेशन। वो बराबर क्या होगा? M1 इंटू A1। क्या F1? क्या F1? नेट फोर्स ऑन M1। इस नेट फोर्स में एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल वाला है? एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। कोई तकलीफ नहीं। ये कहानी, ये देखो, पेन निकाल लो मुंह में से, खाए जा रहे हैं। ये लो, मार कर ले लो। गरीबी बहुत है यार, मतलब जो कहानी आपने F1 के साथ करी वही कहानी आप F2 के पास गए। F2 से पूछा भाई तुम बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है? उसने कहा तुम नेट फोर्स बताओ। तो नेट फोर्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्स। क्या ये तुमने पहले पढ़ा था? क्या ऐसे ही F3 के साथ कर देंगे? अब मैं अगर इन तीनों का समेशन कर दूं, क्या कर दूं? समेशन। तो तीनों का समेशन ऐसे लिखा जा सकता है, जब आपने इन तीनों को समेशन किया तो इस फोर्स के अंदर कौन कौन से फोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल? क्या इसी को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, इंटरनल वाले सारे एक तरफ और एक्सटर्नल वाले सारे एक तरफ? अरे लिख सकता हूं, लेकिन गारंटी है इस बात की, जब आप सभी फोर्सेस का समेशन करोगे तो इंटरनल फोर्सेस का जो नेट समेशन है वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि अभी तो बोला एक्शन और रिएक्शन। मैंने सुना एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। क्या ये बात पता है? अगर मान लो M1 के ऊपर M2 ने फोर्स इधर लगाया होता, ये है F12। कौन सा 2? F12। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू गारंटी है इस बात की, न्यूटन सर कह के गए थे क्या कि 1 की वजह से 2 पे जब फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर, जिसको बोल सकते हैं F21। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे? लग रहे हो या ना लग रहे हो तुम्हें देख करके, लेकिन है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर इन सबको समेशन करोगे ऐसी ही कहानी इसके साथ होगी। इसने इस पे अगर इधर लगाया तो इसने इस पे इधर लगाया, इक्वल एंड अपोजिट। सबका अगर इस तरीके से समेशन कर दिया जाए तो इंटरनल फोर्सेस का नेट वेक्टर समेशन, मेरे भाई बंधु जल्दी बताओ क्या आना चाहिए?
नहीं आएगा। तो बचा कौन फिर? जब सबको जोड़ा तो इंटरनल ने धोखा दे दिया, इंटरनल जुड़ जुड़ा के क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। बचा कौन? एक्सटर्नल। मैदान में सिर्फ एक ही टिका हुआ है, आखिरी दम तक जो टिका रहेगा, एंड दैट इज व्हाट? एक्सटर्नल। बराबर क्या था? अरे था या नहीं था? डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय। क्यों किया? बस मन कर रहा है थोड़ा सा ऐसा ही करने का। जैसे ये किया तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटे? हैं? क्या ये ऐसा लग रहा है कोई पुराना रिश्तेदार है तुम्हारा? कौन है? एसीएम। और ये क्या है? टोटल मास। मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो सिर्फ वो कौन है? इंटरनल नहीं कर सकते। आपको याद होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोमेंटम निकाला, वहां भी टपक गया। अभी नेट फोर्स निकाला तो नेट फोर्स में भी एक पॉइंट टपक गया। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है m इंटू एसीएम के बराबर। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन को कोई अफेक्ट करेगा तो कौन करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? मतलब इसी को अंग्रेजी में ऐसे बोला जा सकता है, सुनने की कोशिश करिएगा ध्यान से। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बोल दिया मैंने? अरे सही बोला क्या? मतलब मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हुए, क्या जीरो हुए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो। नहीं आया समझ? अगर सेंटर ऑफ मास को किसी में हिम्मत है चेंज करने की तो वो कौन है? इंटरनल। तो घंटा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। हाँ उखाड़ पाएगा। किसका? सेंटर ऑफ मास का, इंडिविजुअल पार्टिकल का। मतलब इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस की वजह से इस पे एक्सेलरेशन हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, लेकिन देयर इज अ सम पॉइंट, देयर इज एन इमेजिनरी पॉइंट जिसके एक्सेलरेशन पे इंटरनल से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम 1000 इंटरनल लगा दो, एक्सटर्नल एक भी मत लगाओ। 1000 इंटरनल लगा दो, एक्सटर्नल एक भी मत लगाओ, तो क्या सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हो? अगर आज के बाद कभी भी तुमसे बोला जाए भाई साहब, हमने कहा बोलो, ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस केस में कम होगा, किस केस में ज्यादा होगा, या फिर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम किसको देखोगे? बॉडी की शेप को देखोगे क्या? बॉडी की लेंथ को देखोगे क्या? सिर्फ एक ही चीज को देखोगे जो तुम्हें दिखाई दे रही है, दैट इज व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही वो है जो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। जल्दी से अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट। If the external force on a given system is zero, then ACM will always be zero. Then ACM will always be zero. Next point. Only external forces are responsible. Only external forces are responsible to change the motion of center of mass. To change the motion of center of mass. उसको लिख लेना ब्रैकेट में क्या? VCOM. किसको चेंज करने के लिए? VCOM. Next point. Internal forces can't affect the
motion of center of mass but it can affect the motion of individual particle. Motion of individual particle. क्या लग रहा है, कुछ समझ में आया? एक बात बताओ मुझे, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? सो गए क्या? जल्दी बताओ, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? m इंटू VCM. VCM को कौन चेंज करेगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? पक्का? मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो VCM को चेंज करना है, VCM को चेंज करना है तो एक्सटर्नल ही कर पाएगा, इंटरनल की औकात से बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल फोर्सेस कांट अफेक्ट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लिख लो, सकल क्या देख रहे हो? internal forces can't change the momentum of center, क्या बोल दिया, momentum of system of particle देखो, लिखाने के लिए मैंने भले 4-5 पॉइंट लिखा दिए हो, घर बैठ के तुम याद करने लग जाओ, लेकिन याद करने लायक एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मुद्दे की बात, काम की बात यही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ही जिम्मेदार हैं इसको चेंज करने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स ही जिम्मेदार है इसको चेंज करने के लिए। इंटरनल फोर्स तो सिर्फ इंडिविजुअल, इंटरनल फोर्स A1 A2 A3 इन सबको चेंज कर सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स ACM को चेंज नहीं कर सकता। जब भी हम ACM की बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर अगर कोई फोर्स है जो इसकी वजह से एसीओ में, वो कौन है, इंटरनल या एक्सटर्नल। अब देखो, अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया ना तुम्हारे सामने। मैंने शुरुआत जब करी थी सेंटर ऑफ मास की तो मैंने वहां पर भी एक स्टेटमेंट लिखा था F बराबर ma, लेकिन A किसका? तो A जिस पॉइंट का होता है वही पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड किया है तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की जब चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि देखो, एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। इस मार्कर को मैंने फेंका था, याद आ रहा है? इस मार्कर का अलग अलग पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं नेट फोर्स बराबर m इंटू ए लिखने जा रहा हूं तो बात ये हुई थी कि वो A किस पॉइंट का है, तो वो A किसका होगा? वो फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। कैसे? इसको इंटीग्रेट मार दो। क्या मार दो? इंटीग्रेट। इसको जैसे ही इंटीग्रेट मारोगे, MACM है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? M1 V1 प्लस M2 V2। इसको मारो इंटीग्रेट, इसको लो, क्या बनेगा? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3। इस तरीके से लिख सकते हो, M इंटू VCM, M से डिवाइड मार देना, दोबारा इंटीग्रेट मार दो, दोबारा से। A को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? V, और V को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? R। वहीं तो पहुंच जाओगे जहां से शुरुआत करी थी। तो कैसे देख रहे हैं, देखो। अरे नहीं आया, ये सहमत हो? तो जल्दी से बताओ कौन है जिम्मेदार सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को चेंज? अच्छा चलो ठीक है, बहुत देर हो गई, अब सवाल कर देते हैं। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो सिस्टम के अंदर है। फिजिक्स की लैंग्वेज में बताओ, जिसका एक्शन और कहां हो? सिस्टम के। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं। आइडेंटिकल रॉड का मतलब है सभी का मास और लेंथ क्या है? सेम। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए। ऐसा ये सरफेस है, ये वाला सरफेस स्मूथ है। कैसा है? आप ये मान लो, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्मूथ है, और इसके ऊपर अपन लोगों ने तीनों रॉड पे फोर्स लगाया। इस पे इधर लगाया,
F। इस बार फोर्स का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इस बार लगाया सेंटर ऑफ मास पे और इस बार लगाया नीचे। ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है और ये रॉड 3 है। आपको ये बताना है कि इन तीनों केसेस में से इन विच सिचुएशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्या सेम किसने बोला? अच्छा, क्यों भाई? कि भाई इसमें अगर तुम फोर्स लगाओगे इधर तो ये रॉड ऐसे घूमते हुए जाएगी और इधर लगाया सेंटर पे तो रॉड सीधे जाएगी, तो मोशन तो अलग अलग तरीके का है। सोचो आराम से। मोशन चाहे कैसा भी हो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सेम है, इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। जब ये फॉर्मूला लिखा था तो क्या ये बोला गया था कि फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगाना? फोर्स तुम बेटा कहीं भी लगाओ, लेकिन इन ऑल द सिचुएशन मोशन भले कैसा भी हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कैसा भी हो, लेकिन गारंटी है इस बात की, अगर इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a1 है, इसमें a2 है और इसमें a3 है, तो a1 बराबर a2 बराबर a3 होगा और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? F/m। नहीं आया समझ? पक्का? क्या बात कर रहे हो, एक और करना फिर अभी। ये 3 आग के गोले स्पेयर है। क्या है? स्पेयर। ये वाली सरफेस है स्मूथ, एक में गोले पे फोर्स ऊपर लगाया, दूसरे में सेंटर पे लगाया और तीसरे में नीचे लगाया। तीनों आइडेंटिकल है। तीनों क्या है? आइडेंटिकल स्पेयर्स। अब देखते हैं भाई। किस में ज्यादा आ रहा है? अरे हर बार सेम आएगा क्या तुम्हारे हिसाब से? सब यार, क्यों भाई? क्या बात है, तुम आज सही आंसर कैसे दे रहे हो मतलब? थैंक यू। मलाई मत लगाओ इधर। इन ऑल द सिचुएशन एक्सटर्नल फोर्स क्या है? सेम। तो चाहे फोर्स ऊपर लगे, चाहे सेंटर पे लगे, चाहे नीचे लगे, गारंटी इस बात की कि इन ऑल द सिचुएशन एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो आपको ललचाएगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे उल्टा फंसा देना। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर इस तरीके के डायग्राम्स बना करके आपके सामने सवाल पूछे जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लगाए जाएंगे और आपसे सेंटर ऑफ मास के बारे में चर्चा की जाए, ये एक्सेलरेशन है किसका? सेंटर ऑफ मास का है। अलग अलग पॉइंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सीएम इन ऑल द सिचुएशन विल बी सेम। क्या बात क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, थक गए क्या? ठीक है। अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या 0 है? एक्सटर्नल फोर्स। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट कि उसका एसीएम क्या है? 0। क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट? अब यहां पे दो कंडीशन बन सकती है। क्या बन सकती है? दो कंडीशन। हाँ, एसीएम 0 है तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास
कि जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। मतलब यहां से अब आपके सामने दो कंडीशन बनती है। अगर यूसीओएम क्या है, ये अगर नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन दैट सिचुएशन हमेशा यूसीएम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे बोल सकते हो। हाँ अगर ऐसा हो गया, कैसा, कि इनिशियली कौन बेटा, क्या यूसीएम क्या था, जीरो था, तो क्या हमेशा ही जीरो रहेगा? क्या सेंटर ऑफ मास, यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट? क्या ये दोनों केसेस पॉसिबल है या नहीं है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट। क्या सही है, गलत है? रिमेन्स एट रेस्ट हो सकता है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। या फिर हम बोलेंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, चल रहा है, तो जो भी है उसी से चलता रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये पहली बार थोड़ा ना बोल रहे हैं, काइनेमेटिक्स में भी ऐसे बोलते थे। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब ये है कि उसका मोशन चेंज नहीं होगा। मोशन चेंज होने ना होने का मतलब है कि उसके वेलोसिटी में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो हमेशा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे COM विल मूव विथ सेम वेलोसिटी। क्या लग रहा है, कुछ समझ आया तुम्हें? अगर सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट पर है, एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीजर डेल्टा RCM। क्या पढ़ा था? डेल्टा RCM क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला बताना क्या था? क्या याद आ रहा है? किस तरीके से आगे भी चला जाए? अभी रुक जा, दांत निकालता हूँ, रुक जा। ये अभी कमल की तरह नाली में खिलाता हूँ, रुक जा तुझे। M1 प्लस M2 प्लस, किस तरीके से, क्या याद है? इसका मतलब क्या था, ये क्या था ये? अबे चेंज वेंज तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बात बताना मेरे भाई, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो डेल्टा RCM क्या होगा, है? तो हम उस केस में ये कह सकते हैं, मान लो सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। क्या है? बहुत सारे पार्टिकल हैं, और सारे पार्टिकल आगे पीछे घूम रहे हैं। चल बेटा ये इस तरह घूमने दो, घूमने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम गारंटी से बोल सकते हैं कि M1 इंटू डेल्टा R1 प्लस M2 इंटू डेल्टा R2 प्लस सो ऑन बराबर हमेशा क्या होगा, जीरो। सर कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो इस कमरे के अंदर 15 मच्छर आ गए, लाइक यू, नहीं मच्छर अच्छा वर्ड है, कीड़े आ गए, ठीक है, चलो मच्छर से काम चला लेते हैं। कितने मच्छर है? 15, ठीक है। उनको रूम के अंदर बंद कर दिया गया है, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, ठीक है। पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है तुमने। क्या क्रिएट कर दिया है? वैक्यूम। तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? बस जिंदा है, भगवान की कृपा है, ठीक है। वो उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। मतलब उस 15 मच्छरों के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मान लो आइडियल सिचुएशन है, उड़ कैसे रहेंगे वो पूछ रहे हैं। बोला तो आइडियल है, ब्रह्मा जी की कृपा है। ब्रह्मा जी कैसे उड़ रहे थे? ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। हवा में उड़ रहे हैं, कोई इधर कोई इधर, रैंडम मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? क्या हर इंडिविजुअल मच्छर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या उस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? और अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का, मान लो यहाँ पे था, कैमरे पे, कहां पे था? कैमरे पे, यही था, रेस्ट पे था। किस पे था? रेस्ट पे। तुम रूम से बाहर गए, मच्छर उड़ते रहे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो कैमरे से कहीं उधर चला जाएगा। क्या क्या वो इसी के ऊपर बैठा रहेगा? कौन? सेंटर ऑफ मास।
हर इंडिविजुअल मच्छर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आया? तो छाप लो, सकल क्या देख रहे हो, जल्दी लिखो फटाफट। अबे ओ छछुंदर बना देंगे, यही बता रहे हैं अभी। देखिएगा, इस चीज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे, आपको लग रहा होगा कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन ले रहा हूँ, बहुत फेवरेबल सिचुएशन है और बहुत फेवरेट एग्जांपल है। लगभग हर किताब में वो एग्जांपल देखने को मिल जाता है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगले 10 मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। क्या है देखिएगा। मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक। इस प्लेटफॉर्म का मास कितना है? m। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस आपकी क्या है? स्मूथ है, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। बिल्लू भैया आपके कमिंग बैक आफ्टर दिवाली वेकेशन, वो यहां पर है और उनका मास है m। उनका मास क्या है? m। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सरफेस तो स्मूथ है, लेकिन ये वाली सरफेस यहां पे क्या है? फ्रिक्शन है, मतलब ये सरफेस क्या है? रफ है। इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। क्या है इनिशियली? पूरा सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर है। तो अगर इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, मेरे लिए सिस्टम का मतलब कौन है, बिल्लू या प्लैंक है? इफ आई विल से सिस्टम, तो यहां पे मेरे लिए सिस्टम का मतलब कौन है? बिल्लू प्लस प्लैंक, बस यही दो है। अर्थ को मैं, सॉरी अर्थ या ग्राउंड, इसको मैं अपना सिस्टम नहीं मान रहा हूं। कौन है मेरा सिस्टम? बिल्लू और, बहुत बढ़िया। इनिशियली पूरा सिस्टम किस पर है? अब देखना क्या हुआ। ये भाई साहब जो थे, बिल्लू भाई साहब, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा सैर करके आते हैं, और ये बिल्लू भाई साहब आगे की डायरेक्शन में चलना शुरू किए। किस दिशा में? आगे। कि जैसे ही आगे चलना शुरू किए, इन्होंने देखा कि इनके नीचे की जो जमीन थी वो पीछे खिसक रही है। कहां खिसक रही है? पीछे। बिल्लू सॉक्स और वाई रॉक्स। बिल्लू आगे चलना शुरू किए और नीचे वाली जो प्लैंक है वो कहां चलने लगी? पीछे। अब इस बात को या तो हम एनएलएम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे वो आगे चलना शुरू किया तो उस पर फोर्स आगे लगा होगा, तो प्लैंक पे फोर्स पीछे लगा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। तो वो आगे जा रहा है, तो प्लैंक कहां जा रहा है? पीछे। मतलब ये कहानी है t बराबर 0 पर। 2 सेकंड बाद तुमने दोबारा से फोटो खींचा, तुम फोटोग्राफर हो, वहीं खड़े हुए हो, देख रहे हो कि चल क्या रहा है मामला। तुमने दोबारा से फोटो खींचा, तुमने देखा कि जो प्लैंक था वो इस तरीके से पीछे की तरफ आ रहा है, और जो आपका बिल्लू है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या चलने दें भाई? बिल्लू यहां से यहां, लेकिन प्लैंक कहां गया? पीछे। मजा आ रहा है बिल्लू भाई को? आनंद ले रहे हैं? बिल्लू भाई और आगे बढ़े, प्लैंक और कहां बढ़ा? पीछे की तरफ। कुछ देर बाद ये जो प्लैंक था ये यहां आ गया, ठीक है। मतलब ये जो प्लैंक था वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना पीछे आ गया? x। और बिल्लू भाई कहां पहुंच गए? यहां पर। कौन है भाई? एक,
अब इसके आगे तो जाएंगे नहीं, नीचे खाइए नाला है, तो तुम्हारे तरह नाले में कूदने का कोई उन्हें शौक नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी से मिलने भी अभी जाना है। ठीक है, तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारी क्लास अभी छूटने वाली नहीं। प्लैंक की जो लेंथ है बेटा, लेंथ वो क्या है, एल। कैसा लगा देख करके? अच्छा ये सोच रहे हो कि सर ये बिल्लू ने कपड़े कैसे चेंज कर लिए, ब्लैक से ब्लू, और फिर आराम आराम से जा रहा है माहौल का आनंद लेते हुए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि सर ये प्लैंक पीछे क्यों मूव किया, तो एक तो आप एनएलएम की हेल्प से आंसर दे सकते हैं। एनएलएम कहता है कि वो आगे गया तो उस पर फोर्स आगे लगा, तो प्लैंक पे फोर्स पीछे लगा। मैंने कहा एनएलएम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में बात करूं तो हमने कहा अगर मैं इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करूं मैन प्लस प्लैंक, किसको कंसीडर करूं, मैन प्लस प्लैंक, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, क्या जीरो है, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, जीरो। मतलब ये तय है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूव नहीं करेगा। जब ये बिल्लू आगे चलना शुरू किया तो देखो बिल्लू का सेंटर ऑफ मास इधर होगा अपना बॉडी के ऊपर, तो अगर बिल्लू आगे बढ़ा और प्लैंक आगे नहीं बढ़ा तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। तो आज इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, इसलिए इस प्लैंक को कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मान लो इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं था और बिल्लू का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं था, तो सपोज इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे था, ये कहां पे था, यहां, और तुमने सपोज यहां पे क्या किया, एक रस्सी में पत्थर बांध के यूं हवा से लटका दिया इस पॉइंट को मार्क करने के लिए। प्लैंक पे नहीं लटकाया क्योंकि प्लैंक चलेगा, किस पे लटका दिया, हवा में कहीं से ऊपर से, तो गारंटी है कि जब बिल्लू आगे जा रहा होगा और प्लैंक पीछे जा रहा होगा, क्या बिल्लू का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, जा रहा है भाई, बिल्लू के साथ जाएगा। जब बिल्लू आगे जा रहा है तो प्लैंक पीछे जा रहा है, तो प्लैंक का इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा जनाब, प्लैंक पीछे जा रहा है तो प्लैंक के साथ प्लैंक का खुद का सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, आगे या पीछे। क्या बिल्लू का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ, क्या प्लैंक का भी हुआ। इफ आई विल आस्क यू कि बिल्लू प्लस प्लैंक का हुआ, अगर बिल्लू प्लस प्लैंक का इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास यहां रस्सी से लटका रखा था, क्या ये रस्सी यहीं पर दिखाई देगी तुम्हें, यही तो है फिजिक्स। प्लैंक का डिस्प्लेस हुआ, बिल्लू का भी डिस्प्लेस हुआ, लेकिन प्लैंक प्लस बिल्लू का डिस्प्लेस नहीं होगा। इसे हम सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब बिल्लू आगे मूव करना शुरू किया तो हमें यह पता है डेल्टा आरसीएम, दिस इंप्लाइज व्हाट, डेल्टा आरसीएम क्या होना चाहिए, जीरो। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो, इसीलिए जब बिल्लू आगे जा रहा है तो प्लैंक को पीछे जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, क्योंकि अगर प्लैंक नहीं गया तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले बिल्लू का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं, प्लैंक का, लेकिन बिल्लू प्लस प्लैंक का क्यों नहीं हुआ, तो सवाल ये थोड़ी पूछेगा क्यों नहीं हुआ, सवाल ये पूछेगा कि जब बिल्लू यहां से यहां पहुंच गया तो प्लैंक कितना पीछे पहुंच गया, ये पूछेगा। ये क्या पूछेगा, जब बिल्लू यहां से यहां पहुंच गया तो प्लैंक कितना पीछे पहुंच गया। तो ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2, इनका समेशन क्या कर दो, जीरो। ध्यान से देखना, अब मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं थोड़ी सी। मुझसे पूछा गया x की वैल्यू बता दो। एक बात बताओ, बिल्लू यहां से यहां गया, यहां पहुंचा, कितना आगे गया, ये डिस्टेंस कितना है, l है ये, वो गया तो l था लेकिन नीचे वाली जमीन खिसक गई ना पीछे, कितना गया आगे, इतना आगे गया, और ये डिस्टेंस कितना है, l या l माइनस एक्स। तो अभी आपने बोला डेल्टा आरसीएम जीरो होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए, डेल्टा आरसीएम। तो देखना ध्यान से कैसे लिखूंगा डेल्टा आरसीएम को जीरो करना, m1, m1 कौन, बिल्लू, इंटू डेल्टा r1, डेल्टा r1 है बिल्लू का डिस्प्लेसमेंट, बिल्लू का डिस्प्लेसमेंट l या l माइनस एक्स, नहीं है बेटा, क्या बात कर रहे हो,
प्लस कौन, प्लैंक, एम, प्लैंक आगे गया पीछे गया, आगे पीछे, कितना है एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स लिखूं या माइनस एक्स लिखूं, बराबर, क्या यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, बताना कितनी आ रही है, बता दो जल्दी से कितनी आ रही है, क्या यही आ रही है, ये है प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, क्या समझ में आ गया। देखो एक तो तरीका ये है निकालने का, अभी तो तुम्हें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिख रही हैं, ये एल आगे गया एक्स पीछे गया, तो ग्राउंड फ्रेम में कितना आगे गया, एल माइनस एक्स, लेकिन मैं जानता हूं गरीब भाई बंधु है अपने, अभी 4-5 लोग खड़े हो गए, पिल्लू भी आ गया, पिंकी भी आ गई, और चिंटू भी आ गया, और सब मूव कर रहे हैं आगे पीछे, तो कौन कितना मूव किया ये देख पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत भरा हो जाए, तो भाई लोगों के लिए देसी गरीब मेथड है एक, वो भी देख लेना, ये तो एक फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1, जिससे मैंने बताया कि यहां तक कैसे पहुंचे। अब देसी तरीका बता रहा हूं, हाँ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, देखना समझ आ रहा है तुम लोगों को, सारा सब कुछ आ रहा है, देखना अब तरीका देखना, दूसरा तरीका, आंसर ही तो निकालना है, कैसे निकालते हैं देखना, पहले जिसके ऊपर ये चल रहे हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो या रस्सी से बांध दो, किससे बांध दो, रस्सी से पकड़ के रखो, ये कितना आगे गया, तो देखो m इंटू एल, आगे गया तो प्लस एल, m इंटू एल, अब इसको छोड़ दो, पहले पकड़ के रखो फिर इसको छोड़ दो, जैसे छोड़ोगे तो कहां जाएगा, पीछे, मतलब पीछे कितना गया x, तो पीछे सिर्फ ये थोड़ी ना गया, जो ये था वो भी गया, तो दोनों गए, तो ऐसे लिखेंगे प्लस m प्लस m इंटू पीछे गए तो प्लस x है माइनस x बराबर 0, x बराबर, अभी नहीं आया समझ में, क्या करना भाई, पकड़े मत रहना, छोड़ना भी है प्लैंक को, है ना, होल्ड किया, जो भी इस पर चल रहा है उसको चला दो, जितना भी चला है चला दिया, उसका छोड़ दो, मान लो आगे जाए पीछे गया, तुम जो मन करे वो मान लो, तुम्हारा जो मन करे वो मान लो, तुमने मान लिया पीछे चला गया, तो पीछे गया तो टोटल मास इंटू माइनस एक्स बराबर क्या कर दो 0, क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाए, नहीं आया समझ, ये मेथड समझ आया कि नहीं आया, मैं इसी मेथड से सॉल्व करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, आपको अगर ये आसान लगे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये पूरी जो सिचुएशन आपको समझाई गई ये समझ में आई थी, इस सिचुएशन में आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, इसमें आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, अगर पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो वो मूव नहीं करेगा, और उसको ना मूव कराने के लिए चाहे पूरे सिस्टम को कुछ भी करना पड़े, जैसे यहां पर क्या करना पड़ा, प्लैंक को आगे चलाना पड़ा पीछे, ये समझ में आ रहा है प्लैंक पीछे क्यों गया, अगर प्लैंक भी आगे चला जाता तो सेंटर मास और तेजी से आगे जाता कि चल भैया हम भी चल रहे हैं, लेकिन जब बिल्लू आगे गया तो प्लैंक पीछे गया, इस चक्कर में ओवरऑल टोटल सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होल सिस्टम विल नॉट मूव, नहीं आ रहा गरीबों, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स हैं 20, कितने 20, ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म पर, कहां पे खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म, कहीं नहीं जा रही, इंजन विंजन सब निकाल दिए, ठीक है, पैसे नहीं दिए तो ट्रेन का इंजन डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डिब्बे के अंदर तुम लोग बैठे हुए 20 लोग, अब ट्रेन नहीं चल रही है तो तुम्हें अफरा तफरी मच गई, तुमने आपस में एक दूसरे के घूंसे घूंसे मारना शुरू कर दिया, ठीक है, इधर उधर कूदना शुरू कर दिया ऊपर नीचे, अब क्या होगा, जब आप ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे तो आप जब मूव कर रहे हैं तो इंडिविजुअल हर पैसेंजर का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा, जब आप आगे पीछे मूव करेंगे तो हो सकता है वो जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है वो भी आगे पीछे मूव करे, लेकिन कोई एक चीज है जो कभी मूव नहीं कर रही हो, कौन, मैं, कौन, सेंटर ऑफ मास, किसका, पैसेंजर्स का या कंपार्टमेंट का, ना पैसेंजर का ना कंपार्टमेंट का, किसका बेटा, कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर्स का, क्या बात समझ आ रही है,
इंडिविजुअल बिल्लू का सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हुआ, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हुआ, लेकिन प्लैंक प्लस इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर इस पूरे को आप सिस्टम कंसीडर करो, नीचे वाली सरफेस है स्मूथ, कैसी है? स्मूथ। अगर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है तो इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नोट डाउन दिस। सर क्लास ओवर होने वाली है। हाँ, थैंक यू बताने के लिए। छाप लिया क्या? जल्दी लिखो जल्दी, मेरा अगला क्लास स्टार्ट हो गया। लोग कहते हैं कि सर हम ग्राउंड को भी अपना सिस्टम कंसीडर कर लें। एक बात बताओ, ये जो ग्राउंड है क्या ये हवा में लटका हुआ है? हाँ। ये जो बिल्डिंग है तुम्हारी, क्या हवा में लटक रही है? ये नीचे कहीं सपोर्ट है इसका? तो अगर तुम ग्राउंड को अपना सिस्टम कंसीडर करोगे तो वो ग्राउंड जहां पे सपोर्टेड है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इसलिए आप ग्राउंड को ना कंसीडर करें, नहीं तो आपको वो एक्सटर्नल फोर्सेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक भी है और इसी को आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक। जितना प्लैंक डिस्प्लेस होगा उतना ही प्लैंक का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा। लिख लिया क्या? जल्दी यार जल्दी, ऑनलाइन वाले तड़प रहे हैं। इस मेथड पे कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल से होमवर्क देना शुरू करूंगा, आज थोड़ा चिल कर लो क्योंकि अभी घर से वापस लौटे हो गए है ना, लेकिन कल से चिल करना बिल्कुल बंद, ठीक है। आज जो भी पढ़ा है, आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट। अबे जा कहाँ रहे हो? स्टेटमेंट लिखवाऊं? ठंड रखो, अभी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट फटाफट। स्टेटमेंट क्या है? कोई भी नहीं है, चलो कल लिखेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर। आज कोई भी होमवर्क नहीं है भाई, ठीक।